नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका वहां पर 7th फ्लोर पर बने हुए अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन उन तीनों के ही कमरों को चेक करती है। अनिका के मन में आज एक छोटे से बच्चे की तरह हो रहा था कि वो यहाँ पर पूरे ही पैलेस को आज ही देख ले। वो इस पूरे ही पैलेस को देखना चाहती थी कि आखिर ये पैलेस किसने बनवाया है और ये इतना खूबसूरत जो था। अनिका 7th फ्लोर से अब ऊपर की तरफ जा रही थी। अनिका ने वहां पर एलिवेटर में जाकर 8th फ्लोर के बटन को प्रेस कर दिया था। कुछ ही देर में अब अनिका वहां पर एलिवेटर से 8th फ्लोर पर थी। उस फ्लोर पर बने एक रूम में अनिका को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि उस फ्लोर पर एक रूम ऐसा था जो वहां बाहर से ही दिखने में बहुत ही सुंदर था। हालांकि अनिका को कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाती, लेकिन उस फ्लोर ने तो अनिका को कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर दिया था। अनिका अब धीरे धीरे उस रूम की तरफ जाने लगी थी। हालांकि अनिका अपने कदमों को थोड़ा सा धीरे धीरे ही रख रही थी, क्योंकि एक तो अनिका भी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई थी और दूसरा उसे खास मना किया गया था इस फ्लोर पर आने के लिए। लेकिन फिर भी अनिका इस फ्लोर पर आ गई थी, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा हुई कि जब यहाँ पर सारे ही कमरे यहाँ पर उसकी फैमिली से रिलेटेड है, उसकी पसंद नापसंद को देखकर बनाए गए हैं, तो जरूर न जरूर यहाँ पर भी कुछ होगा। कुछ देर बाद अब अनिका उस रूम के पास थी। कुछ ही देर में अनिका ने उस रूम का दरवाजा खोला तो वो ये देखकर एकदम से हैरान हो गई थी। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि 3 से 4 रूम को जोड़कर यहाँ पर एक बड़ा सा रूम बनाया गया है। हालांकि इस रूम की ये रूम बहुत ही बड़ा था, इसकी चौड़ाई बहुत ही ज्यादा थी। अनिका धीरे धीरे अब अपने कदमों को उस रूम के अंदर की तरफ ले जाने लगती है। जब अनिका उस रूम के अंदर तक जाती है तो वो देखती है कि इस रूम का आधा हिस्सा तो एक गार्डन है और उस गार्डन में वो फूल हैं जो आयशा मारवा को बहुत ही पसंद थे, क्योंकि आयशा मारवा को खुद गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद था। इसलिए यहाँ पर इस कमरे के आधे हिस्से को गार्डन में कन्वर्ट किया गया था। तभी अनिका की नजर उस रूम की दीवारों पर जाती है तो अनिका एकदम देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस दीवारों पर आयशा मारवा की फोटो से इस पूरे ही रूम को भरा हुआ था। उस रूम पूरे के पूरे रूम में वहां पर आयशा मारवा की ही तस्वीरें थी, बचपन से लेकर अभी तक की। ये सारे ही फोटोज से इस रूम को भरा हुआ था। इस रूम को एक एक फोटो से बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। ये हर जगह आयशा मारवा की तस्वीरों को देखकर हालांकि अनिका वहां पर हैरान जरूर थी, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर अब यहाँ पर अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसमें आयशा मारवा की बचपन से लेकर अब तक की सारी ही तस्वीरें थी, जिनको देखकर अब अनिका को ऐसा लग रहा है था कि उसने यहाँ पर उसकी माँ का यानी कि रोहित की माँ का पूरा ही बचपन से लेकर अभी तक का सफर तय कर लिया हो। हर एक फोटो अपने आप में ही आयशा की खूबसूरती को बता रही थी, क्योंकि आयशा मारवा जो अब भी इतनी सुंदर लगती थी, तो वो बचपन और अपनी जवानी में कितनी ही सुंदर होगी, कितनी ही खूबसूरत होगी। अनिका को आयशा के रूम में एक सुकून मिल रहा था। उसे उस रूम में अपनापन सा मिल रहा था, जो कि अनिका को हमेशा से ही उसकी आयशा माँ के पास मिलता था। मारवा हाउस में भी जब भी आयशा मारवा अनिका के पास होती थी तो उसे आयशा से भी अपनी एक माँ के स्पर्श जैसा ही फील होता था। सेम उसे आज यहाँ पर भी महसूस हो रहा था। अनिका इस रूम में ही कुछ देर तक अब बेड पर ही बैठी रहती है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी फैमिली के बीच में हो, उसकी फैमिली का कोई अपना यहाँ पर उसके साथ हो, भले ही वो यहाँ पे रह नहीं रहा हो। अनिका जानती थी कि उसकी आयशा माँ ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था। इन फोटोज में भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो खुशियां जो अनिका की आयशा माँ डिजर्व करती थी, वो सारी ही सारी खुशियां तो यहाँ पर है। इस रूम को तो लगता है कि किसी ने बड़े ही प्यार से सजाया हुआ है।
और उतने ही प्यार से इस रूम को की देखभाल भी की जाती है, क्योंकि भले ही यहाँ पे आयशा मारवा नहीं रह रही हो, लेकिन इस रूम की देखभाल बड़े ही अच्छे से की जा रही है। वहाँ पर उसको बड़े ही अच्छे से सजाया जा रहा है। वहाँ पर उसकी क्लीनिंग, वहाँ का हर एक सजावट, वहाँ का गार्डन, सब कुछ बड़े ही सुंदर तरीके से सेट था। आज तो अनिका को ऐसा मन कर रहा था कि वो यहाँ पर अपने पूरे ही परिवार को यहीं पर ही बुला ले और वो यहीं पर ही सेटल हो जाए, क्योंकि पहली बार ये ऐसा था कि अनिका को कोई चीज इतना लुभा रही थी। अनिका को लगता है कि कहीं ये पैलेस रोहित ने तो नहीं बनाया। एक पल के लिए अनिका के दिमाग में ये ख्याल आया था कि हो ना हो शायद ये पैलेस यहाँ पर रोहित ने ही बनवाया होगा, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ रोहित ही कर सकता है। रोहित ही अपने पूरे परिवार की पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इतना शायद कोई और नहीं जानता हो। इसलिए अनिका सोचती है कि रोहित ने ये पैलेस हम सब के लिए ही बनाया होगा। और ये सोचकर एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो रोहित के लिए प्राउड फील करती है, लेकिन दूसरे ही सेकंड अपनी ही बात को अब वो काटते हुए ही अब अनिका अपने आप से ही कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता मिस्टर मारवा, इस पैलेस को नहीं बनवा सकते। अगर मिस्टर मारवा के पास अलेक्जेंडर की उस वक्त की फोटो होती तो वो मुझे जरूर बताते, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर के रूम में तो सारी वो फोटो भी हैं जो वो जन्म से लेकर उसके 6 साल तक की थी। क्योंकि उन तस्वीरों के लिए उसके उस बचपन के लिए हमने कितना मिस किया था कि हम उसके साथ वो 6 साल नहीं जी पाए थे। लेकिन अगर मिस्टर मारवा के पास वो तस्वीरें होती तो वो मेरे पूछने पर एक बार तो मुझे जरूर बताते। इतना सब दिमाग में आने के बाद अब अनिका फिर से सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये पैलेस को किसने बनाया है, जो यहाँ पर पूरी ही उसकी फैमिली के लिए बनाया हुआ है। इसलिए अब अनिका भी सोचने पर मजबूर होती है। अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी अनिका की नज़र आसमान में उड़ते हुए पक्षियों पर जाती है। अनिका जब बाहर बालकनी में आकर देखती है तो वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे ही पक्षियां उड़ रहे थे। अनिका अब रूम से होते हुए ही बालकनी से अब वो सारा ही नज़ारा देखती है। अनिका सोचती है कि पहले वो अपनी माँ को मैसेज दे दे ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि जब उन पक्षियों को वो वहाँ पर देखती है तो वो उसे एक आइडिया मिल जाता है कि वो यहाँ से अपनी माँ को मैसेज भेज सकती है। ये पक्षी जाकर उसकी माँ को सारी ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उसकी माँ को जब यहाँ पर अनिका इन्फॉर्मेशन देगी कि वो ठीक है तो शायद उसकी माँ रोहित को भी इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि यहाँ पर इतने दिन हो गए थे, शायद मिस्टर मारवा भी अनिका के को लेकर बहुत ही परेशान हो रहे होंगे और रोहित बच्चों को संभाल लेगा। जब अनिका बालकनी से बाहर देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बालकनी से तो बहती हुई नदी दिखाई दे रही थी। और इतना ही नहीं, अनिका को तो ऐसा लग रहा था कि वो वाटरफॉल का लाइव वॉलपेपर देख रही हो। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि वाटरफॉल के अंदर कोई पैलेस कैसे बन सकता है। तभी अनिका देखती है कि कुछ पक्षियां टॉप फ्लोर पर बने एक विंडो के पास ही बैठ गई हैं और अनिका को भी विंडो के दूसरी तरफ एक शख्स की परछाई दिखाई दे रही थी। अनिका भी ये सोच ही रही थी कि आखिर ये शख्स कौन है जिसके फ्लोर पर जाने के लिए अनिका को मना कर दिया गया है, क्योंकि अनिका वहां से साफ साफ देख पा रही थी कि जो परछाई वहां पर विंडो से अनिका को दिखाई दे रही थी वहां पर उसको उसका मुंह भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। और वो जो पक्षी वहां पर उसकी विंडो पर थे वो भी बड़े ही ध्यान से उस शख्स की बातों को सुन रहे थे। वो भी उसके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अनिका ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि जरूर चाहे जो भी हो ये शख्स, लेकिन ये यहाँ पर पक्षियों से बातें जरूर कर सकता है। अनिका ने अपने आप में ही एक अजम्पशन बना लिया था। जिस तरह से अनिका और उसकी माँ दोनों ही पक्षियों से बात करके अपनी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर भेज सकती थी, इसलिए अनिका भी अब अनुमान लगा लेती है कि हो ना हो ये शख्स भी पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता है, वो भी पक्षियों से बात कर सकता है। अनिका के मन में अब जिज्ञासा होती है कि उसे इस शख्स के बारे में जानना चाहिए। भले ही उसे वहां पर उसके सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन उसे वहां पर जाकर एक बार देखना चाहिए कि आखिर ये शख्स है कौन। अनिका अब धीरे से आयशा के रूम से बाहर निकलकर अब उस फ्लोर के बने हुए एलिवेटर में चली जाती है और फिर वो एक लंबी सांस लेती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने डिसीजन ले लिया था कि आज वो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जाकर ही रहेगी। और फिर वो टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है।
क्योंकि ऐसा नहीं था कि अनिका किसी भी चीज से डरती थी। अनिका हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहती थी और उसके अंदर इतनी एबिलिटी भी थी कि वो अपने दुश्मन को आसानी से हरा भी सकती थी। लेकिन अनिका को जब यहाँ पर होश आया था तो वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो जहाँ पर अब रह रही है वो यहाँ पर उसके दुश्मन तो नहीं है। और जब से उसने उन सारे ही कमरों को देखा था जिसमें उसकी फैमिली की एक झलक उसको दिखाई दे रही थी, वो सब देखने के बाद तो अब अनिका के मन में भी ये जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने इस पैलेस को बनाया है और आखिर वो उनका कौन अपना है जो उनके बारे में इतने करीब से जानता है। इसलिए अनिका के मन में ये जिज्ञासा हो रही थी, लेकिन वो उनके कहे को भी नहीं टाल पा रही थी कि उसे टॉप फ्लोर पर नहीं जाना। आखिरकार उसने अपने मन में एक डिसीजन ले ही लिया था कि आज चाहे जो भी हो आज वो उस टॉप फ्लोर पर तो जरूर ही जाएगी। कुछ ही देर में अब अनिका भी टॉप फ्लोर पर पहुंच गई थी। अनिका जैसे ही अब अपने कदम वहां से एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद उसका टॉप फ्लोर के लिए बढ़ा रही थी, तभी अनिका के सांसें उतनी ही तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि अनिका को यहाँ पर घबराहट भी हो रही थी कि आखिर पता नहीं उसका ये अपना कौन होगा। उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए ही अनिका की सांसें तेज हो रही थी। ऐसा नहीं था कि अनिका यहाँ आने से पहले डर रही थी। अनिका ने जब टॉप फ्लोर पर अपनी नजरें घुमाई तो उसे एक ब्लैक डोर दिखा। उस डोर पर किंग के मास्क का साइज बना हुआ था। अनिका अब अपने कदमों को उसी ब्लैक डोर की तरफ बढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में अनिका उस रूम के बाहर थी कि तभी अनिका को एहसास होता है कि पीछे कोई अनिका पर अटैक करने वाला है। अनिका जैसे ही तेजी से अब पीछे की तरफ देखती है तो वो देखती है कि एक स्टैचू उसके पीछे खड़ी थी। उस स्टैचू को देखकर अनिका भी हैरान होती है और वो वो स्टैचू अनिका पर अटैक करने ही वाली थी। इससे पहले कि अनिका उस स्टैचू के अटैक का जवाब देती, उस स्टैचू ने अनिका के ऊपर एक जोरदार वार कर दिया था, जिससे कि अनिका की एकदम से ही चीख निकल गई। अनिका अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि अनिका के ऊपर भी गोलियों के निशान अभी तक थे। इसलिए अनिका वहां पर उसकी एक ही वार से वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अनिका खुद यहाँ पर शक्तिशाली नहीं थी, अनिका में भी बहुत ज्यादा ही ताकत थी और वो अच्छे से डिफेंस भी कर पाती थी। लेकिन शायद अपनी इसी वीकनेस की वजह से यहाँ पर अनिका उस स्टैचू के एक वार से ही वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती और आखिर चाहे अगर कोई इंसानी वार होता तो शायद अनिका उसे बर्दाश्त भी कर लेती। लेकिन क्योंकि ये स्टैचू एक मशीनरी थी, इसलिए एक मशीनरी का वार तो कितना ही तेज होता है, इसलिए अनिका की बॉडी अब उस वार को सह नहीं पाई और वो वहीं पर ही बेहोश हो गई। दूसरी तरफ किंग अभी भी अपने ही कमरे में खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर रोहित की ही टेंशन में इधर उधर जा रहा था। उसे रोहित को लेकर बहुत ही टेंशन हो रही थी कि पता नहीं उसका बच्चा किस हाल में होगा। हालांकि स्वाति मल्होत्रा पक्षियों के द्वारा किंग से कांटेक्ट में थी। वो हर एक इन्फॉर्मेशन किंग को दे रही थी। जब भी उसे कोई भी ऐसी औषधि की जरूरत होती जो कि केवल किंग के ही पास थी, तो वो यहाँ पर अपने पक्षियों को भेजकर रोहित की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन रोहित को अभी भी होश नहीं आया था, इसलिए किंग यहाँ पर इधर उधर चल के इसी टेंशन में था कि आखिर पता नहीं क्या होगा। स्वाति मल्होत्रा भी बार बार पक्षियों की मदद से किंग को ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि तभी किंग को अपने रूम के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। जब किंग को एकदम से किसी के चीखने की आवाज आती है तो वो तुरंत ही अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर बाहर अनिका जमीन पर गिरी हुई है और उसके पास वो स्टैचू है जो वहां पर जिस स्टैचू ने वहां पर अनिका के ऊपर वार किया था। ये वही स्टैचू है जिसे किंग ने अपने दरवाजे का ध्यान रखने के लिए बोला हुआ था, ताकि कोई भी यहाँ पर किंग की प्राइवेसी में दखल ना करे, किंग तक ना पहुंच सके। इस स्टैचू को किंग ने ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी संदेह होता है कि कोई भी उसकी बिना इजाजत के अगर यहाँ पर दरवाजे के पास दिखाई देता है तो तुम्हें हर हाल में उसे इंसान को यहाँ पर आने से रोकना है। इसलिए स्टैचू ने तो यहाँ पर किंग के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो किया था, क्योंकि किंग को भी खुद नहीं पता था कि अनिका यहाँ पर उससे मिलने के लिए इतने ऊपर तक आ जाएगी। क्योंकि किंग ने अपने लोगों को बोलकर साफ ही इंस्ट्रक्ट करा दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, अनिका भी नहीं। लेकिन
किंग खुद ये देखकर हैरान था कि आखिर अनिका यहाँ पर क्या करने आई है। लेकिन जब किंग ने अनिका को ऐसे मूर्छित अवस्था में देखा तो उसको भी खुद गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो स्टैचू की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। कुछ पल तक किंग उस स्टैचू को बड़ी ही नजरों से घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस स्टैचू को देखकर कहा, गुड जॉब, वेल डन, यू डिड अ गुड जॉब। क्योंकि किंग भी अच्छी तरह से जानता था कि वो सिर्फ एक मशीन थी जो मशीनों की तरह ही काम करती थी बिना किसी इमोशंस के, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ किंग का ही तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। इसलिए अब किंग इस बात को समझते हुए फिर से उस स्टैचू से कहता है, लेकिन तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन को मानना होगा कि ये दुश्मन नहीं है, अगली बार इस पर अटैक मत करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किंग की ये बात सुनकर तो स्टैचू जवाब देती है, श्योर किंग, नेक्स्ट टाइम ये गलती दोबारा से नहीं होगी। स्टैचू से बात करके अब किंग नीचे गिरी हुई अनिका को देखता है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं, क्योंकि अनिका पहले ही बहुत ही वीक थी और ऊपर से अब उसके ऊपर एक और वार हो गया था। और फिर अब वो अच्छे से अनिका को देखने के बाद अब वो स्टैचू से कहता है कि इसे मेरे रूम में लेकर आओ। ये कहते हुए ही अब किंग अपने रूम के अंदर चला जाता है तो यहाँ पर स्टैचू अब अनिका को दोनों हाथों में उठाकर अब किंग के रूम में ही लेकर चली जाती है और फिर वो अनिका को बेड पर लिटा देती है और वो अनिका को चेक करने लगती है कि वो सच में ठीक है या नहीं, कहीं उसके वार से अनिका को कुछ ज्यादा जख्म तो नहीं आया। अनिका को अच्छे से चेक करते हुए ही अब वो स्टैचू कहती है, किंग आप परेशान क्यों हैं? हमारे युवराज ठीक तो है ना? स्टैचू की इस बात पर किंग अब जवाब देते हैं, नहीं, तुम्हारे युवराज ठीक नहीं है। हालांकि मुझे तुम्हारे युवराज की मौत पर अफसोस नहीं होगा, अगर अब उनकी मौत भी हो जाती है तो मुझे उसका कोई भी दुख नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन मैं उसकी माँ को अगर यहाँ पर युवराज को कुछ भी हो गया तो मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। स्टैचू किंग की बात का जवाब देते हुए कहती है कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे हम हमारे युवराज को बचा सकें, क्योंकि अगर बात ऐसी है तो हमें अपने युवराज को बचाने के लिए कोई ना कोई तो तरीका सोचना ही होगा ताकि हम अपने युवराज को बचा सकें। भला हम अपने युवराज को कैसे खो सकते हैं? स्टैचू की बात सुनकर अब किंग कहता है कि हमारे दुश्मन काफी आगे निकलते जा रहे हैं, मेरे पास उस केमिकल का एंटीडोट है। हालांकि मैं उस एंटीडोट को यहाँ पर युवराज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये बात उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना वो और भी ज़्यादा खतरनाक केमिकल बनाएंगे उसे एंटीडोट से भी ऊपर, और शायद फिर दोबारा से हम ऐसा कोई एंटीडोट बना पाए या नहीं ये हमें भी नहीं पता। अरे मैं और स्वाति मल्होत्रा हम दोनों बेवकूफ़ नहीं हैं जो हम उन दुश्मनों से छुपकर अपनों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी खुद को मरा हुआ ही साबित करना पड़ा था और खुद स्वाति मल्होत्रा भी खुद अपने आप को मरा हुआ साबित कराकर हम दोनों ही चुपके से अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम दुश्मनों से अपने परिवार को बचा सकें। अरे जो दुश्मन सामने से वार कर रहे हैं वो तो खतरनाक हैं ही, पर उन दुश्मनों का क्या जो कि पीछे से हम लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, क्योंकि जब सामने वालों का ही वार इतना खतरनाक है तो सोचो ना पीछे वालों का वार कितना ही खतरनाक होगा। भले ही हमारे पास कितनी ही सारी जड़ी बूटियां क्यों ना हो, कि भले ही हम कितने ही एंटीडोट क्यों ना बना लें, लेकिन हम अपने दुश्मनों को तो नहीं रोक पा रहे ना। अनिका और रोहित दोनों ही ये नहीं जानते कि स्वाति मल्होत्रा के दुश्मन, मेरे दुश्मन यानी कि किंग के दुश्मन और राजमहल के दुश्मन अब सभी एक हो गए हैं। अब वो सब मिलकर हम लोगों पर अटैक करना चाह रहे हैं, हमें हराना चाह रहे हैं। सब मिलकर अब अनिका और रोहित पर अटैक करने वाले हैं। हमें अनिका को अब इस जंग के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनिका यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे दुश्मनों के पास एक से एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही तरह की टेक्निक है, वैसे ही हमें अनिका को भी उनकी टेक्निक से 2 कदम आगे रखकर अनिका को हमें उसी तरह से ही तैयार करना होगा, क्योंकि एक अनिका ही है जो यहाँ पर हमारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। क्योंकि मैं और स्वाति मल्होत्रा तो दुश्मनों के सामने शायद कभी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो छुपकर ही उन पर
नजर रखनी होगी, लेकिन एक अनिका ही है जो सामने जाकर उन लोगों से लड़ सकती है। अब किंग की बात को सुनकर अब स्टैचू ने भी जवाब दिया, डोंट वरी किंग, मैं अनिका मैडम को ट्रेन कर दूंगी, वो भी अच्छी तरह से जैसा कि आप चाहते हैं। मैं हर एक टेक्निक अनिका मैम को अच्छे से सिखाऊंगी और जो कमी होगी उसे आप पूरा कर दीजिएगा। स्टैचू की बात को सुनकर तो अब किंग भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर किंग उसे नदी में लगे 50 पंखड़ियों के फूलों को देख रहे थे, क्योंकि वहां पर जो नदी महल के सामने थी वहां पर एक फूल लगा हुआ था जिसकी 50 पंखुड़ियां थी। मानो कि वो जानते हो कि यही बस सिर्फ एक फूल बचा हुआ है जो अब रोहित की जान को बचा सकता है, वरना किंग भी यही सच जानते हैं कि रोहित के ऊपर जिस खंजर से वार हुआ था वो केमिकल सालों पहले खुद किंग ने ही बनाया था, क्योंकि दुश्मनों ने जिस खंजर को रोहित के ऊपर यूज किया था उस पर लगा हुआ केमिकल बहुत साल पहले किंग ने ही बनाया था, ताकि वो अपने दुश्मनों पर इसे यूज कर सके, वो अपने दुश्मनों से अपने परिवार को बचा सके। अपने दुश्मनों को जान से मार देने के लिए किंग ने इस केमिकल को बनाया था, लेकिन किंग ये नहीं जानता था कि उसके द्वारा बनाए हुए केमिकल खुद उसके ही युवराज के लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन अभी तो खुद किंग भी नहीं जानते थे कि सालों बाद ये नौबत आएगी कि उनके ही दुश्मन उस केमिकल का इस्तेमाल उनके ही बच्चे पर कर देंगे। अगर किंग को ये पता होता तो शायद वो ये केमिकल बनाते ही नहीं। जब किंग ने इस केमिकल को बनाया था तो वो इसके एंटीडोट के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उसके एंटीडोट के बारे में पता सिर्फ किंग को ही था। लेकिन दुश्मनों के हाथ वो केमिकल लग गया था जो किंग ने बनाया था। उस केमिकल के द्वारा ही दुश्मनों ने वैसा ही केमिकल फिर से तैयार कर लिया था। ये सच तो खुद किंग भी जानते थे कि रोहित पर जो गोली चली थी वो राजमहल के अंदर से चली है, और उस गोली से और उस खंजर से कितना ही केमिकल अब रोहित के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होगा। किंग अपने मन में यही सोच रहे थे कि सालों पहले अपनी बेटी को बचाने के लिए किंग ने बड़ी रानी के साथ धोखा किया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए ही उसने उस टाइम पर राजमहल के लिए धोखा करना पड़ा, और अब वो उस धोखे का कर्ज सिर्फ किंग को ही नहीं रोहित और उसके बाद अलेक्जेंडर और आर्यन को भी चुकाना होगा। किंग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि किंग ने जब यहाँ पर राजमहल के ऊपर धोखा दिया था तो उसी के पश्चाताप के लिए किंग यहाँ पर रोहित के साथ साथ वो आर्यन और अलेक्जेंडर को भी उसे राजमहल की प्रोटेक्शन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। चाहे यहाँ पर किंग तैयार ना भी हो, लेकिन वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि जब तक यहाँ पर रोहित के बच्चे जिंदा हैं तब तक उन्हें राजमहल को प्रोटेक्शन देनी ही होगी, तभी शायद वो अपने कर्ज को उतार सकते हैं। किंग अपने ख्यालों में ही थे कि तभी उनकी नजर अभी उसी सामने फूल पर फिर से जाती है, तो किंग अपने टैब से अपने एक आदमी को एक मैसेज भेज देते हैं। यहाँ स्वाति भी अभी किंग के ही किसी औषधि का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वो फाइनली वो औषधि उसे मिलेगी जिससे कि शायद रोहित की जान बचाई जा सके, क्योंकि अब तक किंग ने जितनी भी औषधियों को जितने भी रस को यहाँ पर भेजा था स्वाति हर एक को रोहित के ऊपर इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ किंग ने अपने उस आदमी को मैसेज कर दिया था और उस मैसेज में लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके उस फूल को लेकर आओ। किंग अपनी बालकनी से उसी फूल पर अपनी नजर को बनाए हुए थे, वो वहां से बस एक सांस उसी फूल को ही देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद ही अब किंग ने देखा कि उनका एक आदमी अब नदी पर चल रहा था, और वो भी परफेक्ट तरीके से। कुछ ही देर बाद वो आदमी उस फूल तक पहुंच जाता है जिसकी पंखुड़ियां तो सफेद रंग की थी, लेकिन उस फूल के बीच का हिस्सा गुलाबी रंग का था। जब किंग ने देखा कि उनका आदमी उस फूल को तोड़कर लेकर आ ही रहा है, तो किंग अपने बगल में खड़ी हुई अब उस स्टैचू जो कि एक एडवांस्ड रोबोट थी को देखते हैं, जिसे स्टैचू भी किंग की बात को समझ जाते हैं कि उसे अब बाहर जाना है। कुछ देर में अभी स्टैचू अब किंग के रूम के बाहर ही जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे अभी यहाँ पर किंग की हेल्प करनी थी। यहाँ रूम के अंदर किंग अब अनिका को ही देख रहे थे। एक बार पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब किंग अपने मन में यही सोच रहे थे कि ये स्वाति मल्होत्रा इतनी बड़ी बेवकूफ आखिर कैसे हो सकती है।
वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो अपनी ही बेटी को खतरे में कैसे डाल सकती है? अरे कोई भी डॉक्टर जो अनिका को चेक करेगा वो ये जान ही जाएगा कि अनिका के शरीर में कुछ अलग है नॉर्मल लोगों से। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सिम्टम्स को नोटिस कर लिया है। अगर यहाँ पर अनिका को कोई भी बाहरी डॉक्टर चेक करता तो क्या होता? और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि अनिका के शरीर में V16 पावर ड्रग है। ये V16 पावर ड्रग अनिका के खून में ही बनकर दौड़ रहा है। अनिका के बोन मैरो बार बार उस ड्रग को रिप्रोड्यूस कर देगा। इससे पहले कि दुश्मनों को अनिका पर शक हो मुझे कुछ करना होगा जिससे कि अनिका दुश्मनों की नज़र में ना आ पाए। क्योंकि किंग यहाँ पर जब अनिका को चेक कर रहे थे तो किंग को पता लग जाता है कि अनिका के शरीर में V16 पावर ड्रग खून बनकर दौड़ रहा है। V16 पावर ड्रग के अब इस राज को छुपाने के लिए किंग अब अपने मन में ही सोचते हैं कि उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि दुश्मन अनिका तक बिल्कुल ना पहुंच सके और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले कि पूरा का पूरा V16 पावर ड्रग अनिका के शरीर में ही खून बनकर दौड़ रहा है। ये राज किसी ऐसे के सामने बिल्कुल भी ना आ पाए जो अनिका को नुकसान पहुंचाए। किंग अपने ही ख्यालों में ही थे कि तभी फिर से वो स्टैचू अब रूम के अंदर आ जाती है। वो अपने हाथ में उस फूल को लेकर आई थी जो फूल यहाँ पर किंग के आदमी तोड़कर लाए थे। किंग ने अब उस फूल को अपने हाथ में लिया और उस स्टैचू को कहा कि अनिका का ध्यान रखना, मैं भी थोड़ी देर में ही आता हूँ, इसे कुछ भी ना होने पाए। ये कहते हुए ही किंग अब उस रूम में ही बने अपने एक प्राइवेट रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं। वो रूम किसी रिसर्च लैब से कम नहीं था क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने रूम में ही एक रूम और बनाया हुआ था जो कि उनकी एक रिसर्च लैब था जिसमें किंग अपने लिए रिसर्च करते रहते थे। न जाने कितने ही सालों पुरानी जड़ी बूटियों को वहां पर उन्होंने प्रिजर्व करके रखा गया था। किंग ने बिना देर किए हुए ही अब उस फूल के साथ 2-3 पुरानी जड़ी बूटियों को साथ में पीसकर अब इससे एक लेप बना दिया था। अब उस लेप को अब किंग एक बड़े से पत्ते में डालकर उसे अच्छे से बांध देते हैं और फिर किंग अपने लैब से बाहर निकलकर अब वो अपने विंडो की तरफ चले जाते हैं। जब किंग अपने विंडो की तरफ जाते हैं तो वो सामने पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों को देखते हैं। जैसे ही वो पक्षी की नजर अब किंग से मिलती है तो वो अब उड़कर किंग की विंडो के पास आ जाती हैं। किंग ने अब उस पत्ते को उसे पक्षी के पंजे में फंसा दिया और वो इशारों में अब उससे कुछ बात करते हैं और फिर वो उसकी आंखों में देखकर कहते हैं कि ये स्वाति मल्होत्रा तक पहुंचा देना। वो समझ जाएगी कि इस लेप का क्या करना है और हाँ उसे कहना कि अब उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्द वो रोहित के पैलेस में होगी। उसे अपनी बेटी को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सही सलामत है। अपने मैसेज को उस पक्षी को दे देने के बाद किंग अब उस पक्षी से कहते हैं उस स्वाति मल्होत्रा को मेरी लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का तुम्हें खास करके ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत ही चालाक है। वो तुम्हारे से भी मेरी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेगी लेकिन तुम हरगिज इसके बारे में कुछ मत बताना। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त तुम मेरी उम्मीद पर खड़े उतरोगे। चलो अब जाओ, मेरे बच्चे को जितनी जल्दी हो सके इस लेप की जरूरत है, ये जब वहां पर स्वाति मल्होत्रा तक जाकर पहुंचाओ। किंग अब सारे इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद अब वो पक्षी भी आसमान में अब अपनी उड़ान भरने लगता है। कुछ ही देर में वो पक्षी अब किंग की आंखों से ओझल हो गया था। यहाँ अनिका को अब धीरे धीरे जो कि अभी भी किंग के कमरे में ही थी अब उसे होश आ रहा था। यहाँ किंग ने अब अपना मास्क नहीं पहना था और अनिका को होश आ रहा था। जब स्टैचू ने देखा कि अनिका को होश आ गया तभी वो स्टैचू किंग को कहती है किंग अनिका मैडम को होश आ गया है। ये बात सुनकर तो किंग अब अनिका की तरफ देखते हैं। अनिका ने जैसे ही किंग का नाम सुना तो उसे लगा कि शायद रोहित होगा। वो किंग की तरफ अनिका जिसे कि अभी अभी ही होश आ रहा था किंग का नाम सुनते ही वो एकदम से अपनी आंखों को खोल लेती है ये सोच कर के उसके सामने शायद रोहित होगा और वो अब एकदम से ही अपनी आंखों को खोलकर किंग की तरफ देख लेती है क्योंकि जब अनिका को होश आ रहा था तो वहां पर हो रही वार्तालाप अनिका को धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। जैसे ही अनिका ने किंग की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी आंखें क्या देख रही हैं। अनिका को तो किंग को देखकर एकदम से 440 वोट का झटका लगा क्योंकि अनिका ने तो ये खुद भी उम्मीद नहीं की थी।
अनिका की जुबान ही नहीं खुल रही थी, अपने उसके मुंह से कोई भी शब्द ही नहीं खुल रहा था। अनिका खुद अब एक स्टैचू की तरह हो गई थी। इससे पहले कि अनिका अपने सेंस में आती, किंग ने उस स्टैचू को कमांड दिया कि जाओ अंदर से वो लेप लेकर आओ जो अभी मैंने बनाया है। अब स्टैचू भी बिना कोई देर किए अब जल्दी से किंग के प्राइवेट लैब में जाकर देखती है कि साइड में वहां पर एक लेप रखा हुआ था। स्टैचू ने अब जल्दी से उस लेप का बाउल उठाया और फिर वो बाहर आ गई। यहाँ अनिका तो किंग को देखकर ही शौक थी। अब अनिका को तो ऐसे हो रखा था कि अगर अनिका को काटो तो ना उसमें खून मिलेगा ना मांस मिलेगा, क्योंकि अनिका खुद इतनी शौक थी जो शायद वो पहली बार हुई थी। अनिका यहाँ पर कुछ कहना चाहती थी कि तभी अनिका ने देखा कि जो शख्स उसके सामने है उसने अपना हाथ बढ़ा दिया है। वहां स्टैचू ने भी अब वो बाउल किंग के हाथ में पकड़ा दिया है, क्योंकि जैसे ही किंग वहां पर स्टैचू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो बस स्टैचू समझ जाती है कि वो उनका बॉस उससे लेप ले रहा है। यहाँ किंग अब उस बाउल में से उस लेप को अपने हाथ में निकालते हैं और फिर वो लेप अनिका के सिर पर लगा देते हैं। उस लेप के असर से अनिका फिर से सोने लगती है। बेहोश होने से पहले अनिका बस इतना ही कहती है कि रोहित तुम सामने हो। इतना कहते हुए ही अनिका अपनी बात को भी पूरा नहीं कर पाती और अनिका अपनी गहरी नींद में फिर से चली जाती है, क्योंकि ये लेप कुछ जड़ी बूटियों से बनाया हुआ था जिससे कि इंसान जल्दी से अपनी निंद्रा में फिर से चला जाता है। क्योंकि जब अनिका को होश आने लगा था तो स्टैचू ने किंग को अवेयर होने के लिए बोलना ही चाह रही थी कि उसे होश आ रहा है। उससे पहले ही अनिका ने अपनी आंखें किंग का नाम सुनते ही खोल ली थी, इसलिए किंग भी अपना मास्क नहीं लगा पाए थे। किंग अब उस स्टैचू से कहते हैं कि इसे अब इसके रूम में लेकर जाओ। ये कहते हुए ही किंग अब अनिका के सिर पर अपना हाथ बड़े ही लाड प्यार से फेरने लगते हैं और अब वो मन ही मन सोचते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से चाहे जितनी भी नफरत क्यों ना कर लूं, पर मुझे पता है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे युवराज की जान हो। मेरे युवराज की जान बसती है तुम्हारे अंदर। सबसे पहले तो मुझे ये इंश्योर करना है कि तुम्हारे अंदर जो V16 पावर ड्रग है उसके सिम्टम्स को कैसे छुपाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगर दोबारा से फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जिससे तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी डॉक्टर या हमारे दुश्मन तुम्हारे इस खून के बारे में जान पाए कि ये यहाँ पर तुम्हारे शरीर में ही है। तुम्हारी माँ एक काम भी पूरा ढंग से नहीं करती है। कितनी बेवकूफ़ औरत है वो। भले ही वो अपने आप को कितनी ही समझदार क्यों ना बनती फिरती हो, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारे साथ एक चलता फिरता खतरा ही तुम्हारे खून में डाल दिया है। यहाँ वो स्टैचू अनिका को अपने हाथों में उठाकर किंग के रूम से बाहर निकल जाती है और वो एलिवेटर के पास जाकर अब 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है और फिर कुछ ही देर में वो स्टैचू 7th फ्लोर पर आ जाती है। स्टैचू जब अनिका को लेकर 7th फ्लोर पर आती है तो वो वहाँ पर आने के बाद अब अनिका और रोहित के रूम के पास जाकर उस रूम के पास जाकर अब उसके वहाँ पर खड़ी होकर कहती है ओपन द डोर। कुछ ही देर में उस स्टैचू की कमांड के बाद वो डोर खुल जाता है। वो स्टैचू अब जल्दी से जाकर अनिका को उसके बेड पर लिटा देती है और फिर अनिका को कंबल उड़ाकर वो स्टैचू अनिका और रोहित के रूम से बाहर निकल जाती है और फिर वो उस फ्लोर के एलिवेटर में जाकर टॉप फ्लोर के बटन को फिर से प्रेस कर देती है, क्योंकि वो फिर से वहीं पर किंग के पास जाती है। कुछ ही देर में वो स्टैचू अब किंग के रूम के पास जाकर फिर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे वहां पर वो किंग के को प्रोटेक्शन देना था कि वहां पर कोई भी ना आ पाए। वहां दूसरी तरफ स्वाति अभी रोहित को लेकर काफी परेशान थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा वैसे तो खुद जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी रखती थी। स्वाति मल्होत्रा खुद में ही पर्याप्त थी, लेकिन रोहित के ऊपर उस केमिकल का असर इतना ज्यादा था कि अब स्वाति मल्होत्रा की भी चिंता बढ़ने लगी थी कि अगर समय रहते कुछ नहीं हुआ तो शायद अब वो रोहित को नहीं बचा पाएगी और उसके बाद वो अनिका को क्या जवाब देगी। इधर स्वाति मल्होत्रा अपनी गुफा के बाहर इधर उधर ही चक्कर काट रही थी, इसी टेंशन में कि वो यहाँ पर इधर उधर चक्कर काट रही थी कि शायद किंग का कोई तो मैसेज आएगा। वो यहाँ पर किंग के मैसेज का ही वेट कर रही थी कि तभी स्वाति की नजर आसमान में उड़ रहे पक्षी पर जाती है जो स्वाति की गुफा की तरफ ही आ रहा था।
वो पक्षी अब जल्दी से स्वाति के सामने पत्थर पर बैठ जाता है। या स्वाति भी अब जल्दी से उस पक्षी के सामने जाकर, स्वाति ने जब उसकी आंखों में देखा तो उस पक्षी ने अनिका की सलामती की खबर अब स्वाति को दी, जिससे अब उस पक्षी से बात करने के बाद अब स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और वो किंग के पास ही है। इसलिए वो भी समझ जाती है कि अगर अनिका किंग के पैलेस में है तो वो जरूर ही सेफ होगी, क्योंकि खुद स्वाति मल्होत्रा को भी किंग के ऊपर इतना भरोसा था। लेकिन कुछ ही देर में स्वाति की स्माइल एकदम से गायब हो गई थी। तभी स्वाति ने उस पक्षी के पंजे में देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि स्वाति को जब अनिका की खबर मिली थी तो वो खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर एक पल के लिए जब उसे रोहित का ख्याल आया तो रोहित का ख्याल आते ही स्वाति का चेहरा फिर से मुरझा गया था। लेकिन जब उसने उसके पंजे की तरफ देखा तो उसके पंजे की तरफ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा को फिर से एक उम्मीद नजर आई। स्वाति ने अब जल्दी से उस पक्षी के पंजे से उस पत्ते को निकालकर उसे खोलकर देखा तो वो स्मेल करने लगी। तो वो उसको स्मेल करने के बाद अब वो समझ गई थी कि ये वही है जिसका वो कब से वेट कर रही थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा भी जानती थी कि ये वही औषधि है जिसके बिना रोहित को बचाया नहीं जा सकता था और ये सिर्फ यहाँ पर किंग के पास ही हो सकती थी। स्वाति ने उस पक्षी से पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पर है, क्योंकि स्वाति यहाँ पर किंग के लोकेशन को जानना चाहती थी। स्वाति के इस सवाल पर तो वो पक्षी अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर स्वाति मल्होत्रा किंग की लोकेशन के बारे में पूछे तो दोस्त तुम उसे कुछ भी मत बताना। इसलिए किंग के कहे अनुसार पक्षी फिर से अपनी नजरों को झुका लेता है, जिससे स्वाति समझ जाती है कि किंग अब भी नहीं चाहता कि मैं उसके लोकेशन के बारे में पता करूं। अब के उस पक्षी को ऐसे देखकर फिर वो पक्षी कुछ देर तक तो वहां पर नजरें झुकाकर खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो आकाश में फिर से उड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ स्वाति भी अपने मन में भी यही सोच रही थी कि आखिर इस बुड्ढे में इतनी अकड़ क्यों है, ये क्या अपनी अकड़ को कम नहीं कर सकता, आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 30 साल पहले था। ये सोचते हुए ही स्वाति अपनी गुफा में जाती है और फिर वो जल्दी से अब रोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर वो उस पत्ते के लेप को अब धीरे धीरे से रोहित के सिर पर लगाने लगती है और उस निशान पर भी लगा देती है जो रोहित के शरीर में उस खंजर से लगाने से हुआ था। और फिर वो गोली जो रोहित के को लगी थी उसके निशान पर भी अब उस लेप को वो धीरे धीरे से लगा देती है। स्वाति उस लेप को रोहित को लगाने के बाद अब उसके असर को देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि रोहित के शरीर पर तो जो नीले निशान थे वो अब धीरे धीरे से इस लेप के लगाने के बाद से ही अब गायब होने लगे थे और अब रोहित की बॉडी भी रिस्पॉन्स करने लगी थी। ये देखकर तो अब स्वाति के चेहरे पर की स्माइल बढ़ गई थी। तभी स्वाति ने बूढ़े बाबा से कहा, कल तक शायद यहाँ पर रोहित को होश आ जाएगा, मुझे उम्मीद है शायद कल तक उसे होश आएगा। अब बूढ़े बाबा भी स्वाति की ये बात सुनकर उनके चेहरे पर भी ये स्माइल आ जाती है। अब ये कहते हुए ही स्वाति अपने सिस्टम को फिर से चेक करने लगती है तो वो देखती है कि उसके सिस्टम पर एनी के मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें लिखा था, मैडम काफ़ी वक्त से रिया बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, लेकिन वो इमोशनली अनिका मैडम और रोहित सर को बहुत ही मिस कर रही है, काफ़ी वीक भी हो गई है। बॉस व्हाट कैन आई डू? एनी के इस सवाल पर अब स्वाति एनी को मैसेज लिखती है कि तुम बस रिया को अनिका और रोहित के रूम में लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चे अपनी माँ से और अपने पापा से कितने जुड़े हुए हैं। भले ही स्वाति मल्होत्रा ने एनी और जॉन को रोहित और अनिका बनाकर वहां पर रोहित और अनिका के कमरे में भेजा हुआ था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जब बच्चे यहाँ पर उनके पास जाएंगे तो जैसे अनिका एज ए मोम उनका ख्याल रखती थी, तो शायद एनी को देखकर उन्हें वो इमोशंस उनसे ना जुड़े, क्योंकि रोहित और अनिका के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड भी था जिसे वो फील भी कर सकते थे, लेकिन शायद वो फीलिंग उन्हें एनी से नहीं आ सकती थी, जॉन से नहीं आ सकती थी। ये मैसेज टाइप करते हुए ही अब स्वाति बूढ़े बाबा से फिर से कहती है कि आप रोहित का ध्यान रखिए, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। ये कहते हुए ही स्वाति फिर
अपनी गुफा से बाहर निकल जाती है। वो अपने इनविजिबल कार में बैठकर अब रोहित के पैलेस के लिए निकल जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ये डिसाइड कर लेती है कि शायद अब उसे ही कुछ करना होगा ताकि रिया अपने मोम को इतना मिस ना करें। यहाँ पर एनी अब जल्दी से बच्चों को के रूम में चली जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने उसे कमांड दिया था कि वो रिया को लेकर उसके रोहित और अनिका के कमरे में आए, क्योंकि रोहित और अनिका के कमरे में ही स्वाति आने वाली थी। जब एनी बच्चों के कमरों में जाती है तो वो देखती है कि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अपनी बहन को ठंडे पानी की पट्टियां रख रहे थे, क्योंकि रिया का फीवर बहुत ही तेज था। उसके फीवर को कम करने के लिए वो बार बार उसके माथे पर पट्टियां रख रहे थे ताकि रिया को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। शायद उसके बाद ही वो उसे मेडिसिन दे सकते थे, क्योंकि कुछ ही समय पहले जब एनी रिया को मेडिसिन देकर गई थी तो उस मेडिसिन का अभी तक रिया के शरीर पर कोई भी असर नहीं हुआ था। जैसे ही अलेक्जेंडर ने एनी को वहां पर देखा तो उसने सबसे पहले अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अलेक्जेंडर ने कहा, एनी तुम बताओ मोम और डैड कब तक आएंगे। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर एनी कहती है, डोंट वरी अलेक्जेंडर, योर मोम एंड डैड बोथ आर सेफ। एनी की बात को सुनकर आर्यन कहता है कि क्या वो दोनों किसी सीक्रेट मिशन पर गए हैं। आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए एनी कहती है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, जब सर और मैडम आ जाएंगे तो आप दोनों उनसे ही पूछ लीजिएगा। ये कहते हुए ही अब एनी रिया को अपने हाथों में उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगती है कि तभी अलेक्जेंडर एनी से कहता है, तुम रिया को कहाँ लेकर जा रही हो। अलेक्जेंडर के इस सवाल पर एनी जवाब देती है, डोंट वरी अलेक्जेंडर, प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। और हाँ, अब आप दोनों सो जाइए, मैं रिया का ख्याल रख लूंगी। ये कहते हुए ही अब एनी रिया को बच्चों के रूम से निकालकर एलिवेटर की तरफ चली जाती है और फिर वो फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। कुछ ही देर में एनी रिया को लेकर रोहित और अनिका के रूम में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो जब उन्होंने पहली बार में ही देखा था अनिका और रोहित को, जिन्होंने कि उन्हीं के फेस का सिलिकॉन मास्क पहना था, क्योंकि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही साइंस के अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए वो पहली तरह से ही जान गए थे कि ये यहाँ पर सिर्फ एक नाटक चल रहा है, उसके रियल मॉम डैड यहाँ पर नहीं है। इसलिए वो एनी से ही सीधे ये सवाल पूछ लेते हैं। फिर एनी भी रिया को बेड पर लेटा देती है। यहाँ अब तक स्वाति भी रोहित के पैलेस में आ जाती है, क्योंकि इनविजिबल कार से कोई भी वहां पर स्वाति को नहीं देख पाता। फिर वो अपने इनविजिबल कार को बेसमेंट में पार्क करती है। वो बेसमेंट से होते हुए अब बाथरूम से होकर सीधा ही अब रोहित और अनिका के रूम में आ जाती है। जब स्वाति मल्होत्रा रोहित और अनिका के रूम में आती है तो जहां पर वो देखती है कि एनी भी वहीं पर रिया के साथ ही थी और उसने रिया को बेड पर लेटाया हुआ है। तो वहीं जॉन भी रिया को ही देख रहा था कि तभी दोनों की नजर बाथरूम से आती हुई स्वाति पर गई। स्वाति ने अब जल्दी से आकर रिया के सिर पर हाथ रखकर उसका ट्रीटमेंट चेक किया और फिर अपनी पॉकेट से एक टैबलेट निकालकर उसे रिया के मुंह में डाल दिया था। स्वाति देखती है कि रिया की हैवी ब्रीथिंग अब रुक जाती है, तो यहाँ पर स्वाति रिया के पास ही कुछ देर तक रहती है कि तभी एनी ने कहा, बॉस, क्या अभी मुझे और जॉन को कॉलेज चले जाना चाहिए, वरना वहाँ के लोगों को हम पर शक हो सकता है। एनी की बात को सुनकर तो स्वाति भी सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अब स्वाति कहती है, ठीक है, तुम दोनों कॉलेज चले जाना, पर ध्यान रहे कि किसी को भी तुम दोनों पर किसी भी तरह का शक ना हो। यहाँ स्वाति रिया के पास बैठ जाती है। रिया भी अब स्वाति को अनिका समझकर हक कर लेती है, क्योंकि वैसे तो स्वाति दिखने में तो अनिका के जैसे ही थी, लेकिन एक एज का गैप तो होता है ये, इसलिए स्वाति यहाँ पर अनिका का सिलिकॉन मास्क पहनकर आई थी ताकि रिया को कुछ भी पता न चले। रिया अभी भी गहरी नींद में थी। यहाँ स्वाति जॉन और रैनी से कहती है, तुम दोनों अपना काम करो, तब तक यहाँ पर मैं संभालती हूँ। जंग अभी खत्म नहीं हुई है और हाँ उनके कहीं तुम दोनों पर किसी को शक ना हो, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना।
क्योंकि वहां पर जब कॉलेज में भी तुम दोनों थे तो तुम दोनों के ऊपर उस केमिकल का कोई भी असर नहीं हुआ था, इसलिए अब तुम दोनों भी इस वक्त सतर्क हो जाओ, क्योंकि जब केमिकल का कोई भी स्प्रेड होता है तो तुम्हें भी उस समय थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। स्वाति की बात को सुनकर एनी और जॉन दोनों ही कहते हैं ओके बॉस, कमांड एक्सेप्टेड। ये कहते हुए ही एनी लैब में अपना काम करने के लिए चली जाती है, तो वहीं जॉन भी अभी एनी के साथ चला जाता है। यहाँ थर्ड फ्लोर पर बने हुए अपने कमरे में करण गुलेरिया को वहां पर स्वाति के होने का एहसास हो रहा था कि स्वाति उनके यहीं कहीं आसपास ही है, क्योंकि ये एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे कॉलेज में फील होता था जब भी स्वाति उसके आसपास होती थी। ये सोचते हुए ही करण अपने ही रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे कि उसे बार बार स्वाति के होने का एहसास क्यों होता है, क्योंकि ऐसा ही एहसास उसे वहां पर हॉस्पिटल में हुआ था जब अनिका को बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा एज ए नर्स बनकर आई थी। उसे सेम एहसास आज फिर हो रहा था कि हो ना हो स्वाति कहीं ना कहीं उसके आसपास ही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में कुछ नकाबपोश लोग कुछ औरतों को लेकर आ रहे थे। वहां अपने रूम में बैठा आरजी और उसका वो खास आदमी दोनों ही स्क्रीन पर उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ उन औरतों को एक रूम में ले जाया गया और फिर उन औरतों के चेहरों पर एक काले कपड़े को हटा दिया गया, क्योंकि उन औरतों के चेहरे को काले कपड़े से ढककर यहाँ पर लाया गया था। जैसे ही खास आदमी और आरजी की नजर उन औरतों पर उस कपड़े को हटाने के बाद गई तो एक चेहरे को देखकर तो वो दोनों ही एकदम से हैरान हो गए थे। आरजी अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, ये यहाँ कैसे आ गई और हमारे आदमी उस तक पहुंचे कैसे, क्योंकि उस एक औरत को देखकर आरजी बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ तक पहुंची कैसे और हमारे आदमी इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं। ये कहते हुए ही अभी आरजी अपने रूम से बाहर निकलकर अभी उस जल्दी से भागते हुए उसी रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इससे पहले कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए राजीव गुलेरिया को उसे बचाना था। यहाँ अब एक आदमी एक एक करके सभी ही औरतों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा था। यहाँ जब तक आरजी रूम तक आता है तो वो देखता है कि वो औरत बेहोश हो गई थी और उनके आदमी अब उन औरतों की बॉडी में वही प्रिजर्व पंप को उनकी बॉडी में इंजेक्ट करने ही जा रहे थे कि उस आदमी के कानों में एक आवाज आई, रुक जाओ। ये कहते हुए ही आरजी अब उन औरतों के पास आया और फिर उसे अपने हाथों में ही उठाकर उस औरत को उस रूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि आरजी ने यहाँ पर उस औरत के अंदर उस इंजेक्शन को डालने से पहले ही रोक दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस इंजेक्शन को उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाए। इसलिए हड़बड़ाहट में अब जल्दी से ही वो उस औरत को अपने हाथों में उठाकर अब उस अंधेरे कमरे से बाहर ले आता है और फिर आरजी अपने खास आदमी से कहता है कि ध्यान रहे, इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आरजी ने यहाँ पर अपने उस खास आदमी को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था, इसलिए उसका खास आदमी भी अभी हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये कहते हुए ही अब आरजी उस औरत को लेकर अब वहां से जाने लगता है बिना अपने खास आदमी को कोई भी जवाब सुने। यहाँ वो उसका आरजी का वो खास आदमी कहता है कि तुम सब अपने काम में लग जाओ और हाँ, तुम सब ये मत भूलना कि इस काम को करने के बाद हमें और भी काम करना है। ये कहते हुए ही वो खास आदमी अब वहां से बाहर निकल गया था और फिर वो अपने रूम में ही चला जाता है। यहाँ बॉस अब तक उस बिल्डिंग के बेसमेंट में चला जाता है और फिर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अब उस औरत को पीछे की सीट पर लेटा देता है, क्योंकि अभी तक वो औरत अभी मूर्छित अवस्था में ही थी। अब आरजी खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लग जाता है। कुछ ही देर के सफर के बाद वो अपनी गाड़ी को अपने पैलेस की तरफ ले आता है और फिर जल्दी से ही वो मेन डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो दरवाजा ऑटोमेटिक ही खुल जाता है, क्योंकि ये दरवाजा ऑटोमेटिक था। अब आरजी उस औरत को लेकर अपने पैलेस के अंदर आ जाता है। आरजी उस औरत को अपने हाथों में लेकर बहुत ही घबराया हुआ था और फिर वो जल्दी से एलिवेटर के पास चला जाता है और वहां आरजी अब अपने टॉप फ्लोर का बटन को प्रेस कर देता है और फिर कुछ ही देर में वो अपने टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। राजीव अब उस औरत को लेकर अपने रूम के दरवाजे के पास जाकर कहता है, ओपन द डोर। कुछ ही देर में अब आरजी यहाँ पर राजीव गुलेरिया के रूम का भी दरवाजा खुल जाता है, तो अब वो जल्दी से अंदर जाकर अब उस औरत को अपने कमरे में रखे हुए बेड पर लिटा देता है। आरजी अभी भी इसी सोच में था कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंची और फिर ये मेरे आदमियों के हाथ कैसे लग गई।
तो यहाँ पर आरजी की नज़र बेहोश हुई अंजलि पर गई तो वो बड़े ही ध्यान से अंजलि को ही देख रहा था, क्योंकि जिन औरतों को उसके आदमी उठाकर लाए थे उन औरतों में एक अंजलि मल्होत्रा भी थी। जब आरजी और उसके खास आदमी ने अंजलि मल्होत्रा को उस स्क्रीन में देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गए और घबरा गए कि इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए उन्हें यहाँ पर अंजलि को बचाना ही होगा। इसलिए ही राजीव गुलेरिया बड़ी ही हड़बड़ी से उस रूम में गए थे और वो फाइनली अंजलि को वहां से बचाकर ले भी आए थे और अब वो उसे अपने प्राइवेट रूम में लेकर आ गए थे। राजीव गुलेरिया अपने ही मन में यही सोच रहा था कि इतने सालों में अंजलि कितना ही बदल गई है, लेकिन वो आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो कॉलेज में हुआ करती थी। यहाँ इधर रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया बच्चों के रूम में जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया को अपने ही रूम में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इसलिए करण गुलेरिया के मन में आता है कि वो बच्चों के साथ ही कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो शायद उनकी ये बेचैनी खत्म हो जाए। इसलिए वो बच्चों के रूम की तरफ चले जाते हैं। वो बच्चों के रूम के दरवाजे को नॉक करते हैं। कुछ ही देर के बाद अब अलेक्जेंडर ने दरवाजे को खोला तो करण गुलेरिया को अपने सामने देखकर अब अलेक्जेंडर भी हैरान हो जाता है और फिर अलेक्जेंडर अब करण से पूछता है, नानू आप यहाँ इस वक्त? अलेक्जेंडर की इस बात पर अब करण गुलेरिया जवाब देता है कि हाँ रिया कैसी है, मैं बस रिया की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया था, कहाँ है वो? करण के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर जवाब देता है कि कल मम्मा आई थी, शाम को वो रिया को अपने रूम में लेकर गई है और कुछ ही देर में और आर्यन भी मॉम और डैड के रूम में ही जा रहा है। अलेक्जेंडर भी अब करण से बात कर रहा था कि तब तक आर्यन भी वहां पर दरवाजे के पास आ जाता है। अब करण, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों के ही फ्लोर में बने एलिवेटर में जाकर फर्स्ट फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर ने कहा कि वो यहाँ पर मोम डैड के कमरे में जा रहे हैं तब करण गुलेरिया उन दोनों को ही कहते हैं तो ठीक है मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे रिया से मिलना है। इसलिए वो तीनों ही अभी रोहित और अनिका के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी वो सभी कुछ ही देर में फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाते हैं और फिर तीनों ही रोहित और अनिका के रूम के पास आकर दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। यहाँ करण कहते हैं कि रिया बेटा दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर करण गुलेरिया बार बार दरवाजे को नॉक कर रहे थे। करण की आवाज सुनते ही अब स्वाति एकदम से सतर्क हो जाती है, क्योंकि स्वाति ने करण की आवाज को सुनकर पहचान लिया था कि हो ना हो बाहर करण ही है। और स्वाति बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अगर करण स्वाति के पास आए तो कहीं वो उसे पहचान ना ले। इसलिए स्वाति मल्होत्रा जल्दी से रिया के फोरहेड पर किस करती है और फिर वो उस रूम के बाथरूम से होकर सीधे ही नीचे बेसमेंट में चली जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा बिल्कुल भी करण गुलेरिया के सामने अभी नहीं आना चाहती थी। अब स्वाति बेसमेंट में जाने के बाद अब स्वाति लैब में जाकर देखती है कि एनी बड़े ही ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। एनी को ऐसे देखकर तो स्वाति भी अब एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि एनी बहुत ही बिजी लग रही थी। स्वाति अब एनी से पूछती है, क्या कर रही हो एनी, इतनी व्यस्त कहाँ पर हो? अपने बॉस की आवाज सुनकर तो अब एनी कहती है, बॉस मुझे और जॉन को मेरा मतलब है कि रोहित सर और अनिका मैडम के फोन पर कुछ दिनों पहले ही अंजलि मल्होत्रा का एक मैसेज आया था। वो सर और मैडम से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो दोनों उनकी हेल्प करें उनके बड़े बेटे को ढूंढने के लिए। अंजलि मल्होत्रा ने रिक्वेस्ट की थी और हाँ, उन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अपने लोस्ट बेटे के बारे में उन्होंने मुझे दे दी थी, यानी कि अनिका मैडम को दे दी थी, क्योंकि वो इस केस में अनिका मैडम की मदद मांग रही हैं। तो अब मैं उनका ही काम कर रही हूँ। पता नहीं वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं के आने का ही वेट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सीधा सीधा ही बताया था कि वो यहाँ पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए आ रही हैं। वो तो इंडिया से यहाँ आने के लिए कब की निकल गई थी। एनी की बात को सुनकर तो स्वाति भी अब एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि अंजलि का एक बेटा भी है और हाँ, ये बात मुझे कैसे पता नहीं है कि उसका एक बड़ा बेटा है जो खो चुका है। नहीं तो इस मैटर में कहीं ना कहीं किंग, अब स्वाति यही सोचती है कि हो ना हो कहीं इस मैटर में किंग तो इन्वॉल्व नहीं है। ये बात तो कहीं ना कहीं आज भी मेरे दिमाग में है कि आखिर किंग ने मुझे और आयशा को और हाँ न जाने हमारे जैसे कितनी ही औरतों को उस नरक से बचाया था। आखिर ऐसा क्या किंग के हाथों लग गया था कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, बॉस को भी किंग के सामने झुकना ही पड़ा था, क्योंकि सालों पहले किंग ने ही आयशा मारवा और स्वाति को वहां पर उस नर्क से बचाया था। और जिस आदमी ने आयशा की वो हालत की थी, किंग ने जो उसे सजा दी थी, वो याद करके तो मेरी रूह आज भी कांप जाती है। मैं तब नहीं जानती थी कि जिस आयशा को उस आदमी ने अधमरा छोड़ दिया था,
अधमरा छोड़ दिया था, मैं कभी आयशा को बचा भी पाती या नहीं, क्योंकि उस टाइम पर मैंने ही आयशा का ऑपरेशन किया था, वो भी किंग की रिक्वेस्ट पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि शायद वो मेरा पहला ही ऑपरेशन था। स्वाति अपने अतीत की इन यादों से बाहर आकर अब एनी से फिर से कहती है, तुम अभी अनिका और रोहित के रूम में जाओ, क्योंकि वो काम सबसे पहले जरूरी है। तुम इस बारे में बाद में काम करना, क्योंकि वहां दरवाजे पर करण गुलेरिया बच्चों के साथ आए हुए हैं और मैं उनके सामने नहीं जा सकती। ये कहते ही अब स्वाति जल्दी से लैब से निकलकर अपनी इनविजिबल कार में बैठकर अपनी गुफा के लिए फिर से चली जाती है। यहाँ अब स्वाति के कहे अनुसार एनी भी बेसमेंट से होकर अब बाथरूम के रास्ते रूम के अंदर आ जाती है, तो वो देखती है कि रिया अब बिल्कुल ही ठीक थी। अब वो अब अपने भाइयों से बात कर रही थी और करण गुलेरिया तीनों ही बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन करण गुलेरिया को इस रूम में पता नहीं क्यों फिर से वही बेचैनी हो रही थी। इस रूम में आने के बाद अब करण गुलेरिया की बेचैनी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसे अभी अभी स्वाति मल्होत्रा के होने का एहसास हो रहा था, और जो एहसास उसे कुछ ज्यादा ही हो रहा था। करण को अब सच में ऐसा लगने लग गया था कि मानो ना मानो स्वाति कुछ देर पहले इसी रूम में ही हो, क्योंकि यहाँ इस रूम में उसे स्वाति के होने का एहसास हो रहा था। करण अब यहाँ रिया को देखते हुए कहते हैं, रिया बेटा, इस रूम में आपके साथ कौन था? क्योंकि करण गुलेरिया को संदेह हो जाता है कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा पक्का थी। अपने नाना के इस सवाल पर रिया कहती है, मैं तो पूरी रात मम्मा के साथ ही थी, वो रात भर मुझे हक करके यहीं पर ही सो रही थी। रिया की इस बात पर तो करण गुलेरिया एकदम से हैरान होकर अब एनी की तरफ देख रहे थे, जो कि करण को स्माइल दे रही थी, कि तभी करण ने एनी से पूछा कि रोहित कहाँ पर है।